हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप टाइटल देख सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जाट एजिटेशन फॉर रिजर्वेशन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जाट कौन है, उनके डिमांड क्या है, ये डिमांड कब शुरू हुई, और फिर हम लोग देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका स्टैंड क्या है इस इशू पे। मतलब कि क्या वो सोचते हैं कि जाट रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि अभी एक जो नया फिनोमेना बना है कि जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, जैसे कि गुर्जर हैं राजस्थान में, पाटीदार हैं, और अभी जाट हैं हरियाणा में, ये सारे डोमिनेंट कम्युनिटी हैं अपने स्टेट में। तो अगर वो डोमिनेंट कम्युनिटी हैं, अगर उनका काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उनके स्टेट में, तो वो आखिर क्यों डिमांड कर रहे हैं रिजर्वेशन की। ये एक नई फिनोमेना है। इसके हम लोग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस देखेंगे। ये सारे रीजंस हमें यूपीएससी के मेंस एग्जाम में काफ़ी काम आएंगे। फिर हम लोग मैं एक एक्स्ट्रा इशू डिस्कस करूंगा कि आखिर हरियाणा और इसके आसपास के इलाके जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन बड़ा अच्छा डेवलप हुआ था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा पैट्रियार्की क्यों है। हम लोग अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से फिर ये देखेंगे कि आखिर रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है और इसके बारे में कौन कौन से प्रोविज़न है हमारे संविधान में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जो जाट रिजर्वेशन शुरू हुआ है, ये 2017 में फिर नया शुरू हुआ है। ये जो एजिटेशन है वो 2012 से एक एनुअल अफेयर की तरह चलता आ रहा है। हर साल ये एजिटेशन होता है। हर साल वो लोग हरियाणा से दिल्ली की ओर निकलते हैं ट्रैक्टर में भर भर के, और ये जो पूरा आंदोलन होता है वो जनरली फरवरी और मार्च में ही होता है। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि अभी मार्च चल रहा है और उनका आंदोलन फिर से शुरू हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर जाट हैं कौन। जाट हरियाणा के और 7 अन्य प्रदेशों के एग्रीकल्चर कास्ट ग्रुप हैं। इनका मेन पेशा है किसानी, खेती। हरियाणा के अलावा वो यूपी, राजस्थान और गुजरात में प्रोमिनेंटली पाए जाते हैं, और ये हरियाणा में तो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हैं। देखिए, हरियाणा में 90 हैं विधानसभा सीटें। 90 में से 30% सीटें जो है इनके इलाके में होती हैं। इन इलाकों में जाट डोमिनेंट होते हैं। तो अब देखते हैं कि आखिर वो इतना आंदोलन क्यों कर रहे हैं। जाट आंदोलन इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको ओबीसी कोटा के अंतर्गत गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिल सके। जाट के अलावा राजस्थान में गुर्जर और गुजरात में पटेल, जैसे हम लोग कहते हैं पाटीदार आंदोलन, वो लोग भी ओबीसी रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं। तो भाई, अब डिमांड कर रहे हैं तो हमारे संविधान में कोई प्रोविजन तो होगा। मतलब कि हमारे संविधान में कुछ कहा तो होगा कि हाँ, इन्हें मिलना चाहिए रिजर्वेशन, इतना परसेंट रिजर्वेशन होना चाहिए, है ना। तो हम लोग अब उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखते हैं जो ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। देखिए, ये जो रिजर्वेशन है ये हमारे यहाँ नया नहीं है, ये आज़ादी के पहले भी था। हम लोग जानते हैं कि 1909 मॉर्ले मिंटो एक्ट के तहत स्पेशल इलेक्टोरेट की प्रोविजन बनाई गई थी मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए, ठीक है। फिर इस इलेक्टोरेट को थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया 1999 में, ये जो चेम्सफोर्ड वाला एक्ट था इसमें। देखिए, मगर आज़ादी के बाद ये जो स्पेशल इलेक्टोरेट वाला जो प्रोविजन था इसको हटा दिया गया, और धर्म के बजाय बैकवर्डनेस को एक क्राइटेरिया बनाई गई रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो 1950 में हमारे यहाँ भारत में एसटीज़ एंड एससीज़ कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने के लिए 10 साल तक के लिए एक प्रोविजन बनाई गई। मगर ये प्रोविजन जो थी वो टेम्पररी थी, ये ख़त्म हो जाना था एक बार अगर अपलिफ्टमेंट हो जाए इनका तो। मगर क्या हुआ, ये जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है ये एक परमानेंट फीचर बन गई है हमारे संविधान में, हमारी पॉलिटी में। तो ऐसा क्यों हुआ, आखिर परमानेंट क्यों बन गया, इतने सालों से रिजर्वेशन अब तक क्यों है, ये एक काफ़ी लंबा चौड़ा डिबेट है। मगर अगर आप शॉर्ट में जानना चाहें तो सबसे पहला रीज़न ये है कि जिस कारण से रिजर्वेशन हमने दिया था, जो हमारा मकसद था, वो मकसद अभी तक पूरा नहीं हो पाया। हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद ये था कि एसटीज़ एंड एससीज़ कम्युनिटी को ऊपर उठाया जाए। उन पे जो अत्याचार हुए हैं उनके जाति धर्म के नाम पर, उन्हें काफ़ी तकलीफें सामना करनी पड़ी है, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो लोग सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। वो लोग उन लोगों से compete नहीं करते जिनके पास रिसोर्सेज हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज मतलब कि मनी हो गया, पोस्ट हो गया, पावर हो गया, ये सारे जो है वो रिसोर्सेज हैं जो एक इंसान के पास होते हैं। दूसरा कारण है वोट बैंक पॉलिटिक्स। देखिए, जब से रिजर्वेशन लागू हुई है, हमारे नेताजी जिन जिन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है उनसे वोट वसूलने के लिए उन्हें और ज़्यादा आरक्षण देने की घोषणा करती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दूसरे कम्युनिटीज़ जो काफ़ी प्रेडोमिनेंट हैं अपने स्टेट में, उनको भी आरक्षण देने का वादा करती है, जैसा कि हमें हरियाणा में देखने को मिला। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार जब थी तो उन्होंने जाट को ये आश्वासन दिया था कि हम आपको आरक्षण देंगे।
तो ये है हमारे दो मेन रीज़न। इस पे काफ़ी ज़्यादा और बहस हो सकती है। इसके इन दो के अलावा और भी कई सारे रीजंस हैं जिसके कारण हमारे यहाँ ये जो पॉलिसी है वो अभी तक कंटिन्यू है। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रोविज़न जो कि हमारे संविधान में है, जो हमें अलाउ करता है कि हम इनको आरक्षण दें। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 15(3), ठीक है, आर्टिकल 15 का थर्ड पार्ट। इसमें देखिए, इसमें सरकार को, स्टेट को ये पावर दी गई है कि वो वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है उनके एम्पावरमेंट के लिए। देखिए, यहाँ पर सरकार को एम्पावर किया गया है। संविधान ने खुद आरक्षण नहीं दिया है, संविधान ने खुद स्पेशल प्रोविज़न नहीं बनाई है। तो सरकार ने अपने इस अधिकार का उपयोग करते हुए उन्होंने संविधान में 73rd अमेंडमेंट किया और हमारे यहाँ जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाए गए उनमें महिलाओं को 1/3 सीट रिजर्व कर दी गई। मतलब कि जो पीआरआईज हैं हमारे, उनकी में 1/3 सीटें जो होंगी वो वुमेन के लिए आरक्षित होंगी। आर्टिकल 15 का जो अगला पार्ट है वो ये कहता है कि सरकार एसटीज, एससीज और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के मेंबर के लिए, उनके उत्थान के लिए कुछ और प्रोविज़न बना सकते हैं। देखिए, ये भी एम्पावरमेंट है। संविधान ने खुद उनको आरक्षण नहीं दिया है, बल्कि सरकार को ये दिया है पावर कि वो लोग इनको आरक्षण प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सरकार ने अपने इस अधिकार का उपयोग करते हुए सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन अमेंडमेंट एक्ट 2006 पास किया। इसके अंतर्गत एससीज कम्युनिटी को 15% रिजर्वेशन, एसटीज कम्युनिटी को 7.5% रिजर्वेशन और ओबीसी कम्युनिटी को, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी को 27% रिजर्वेशन दिया था। ठीक है, ये जो सारे रिजर्वेशन थे वो मंडल कमीशन एक बना था, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी इन रिजर्वेशन की। मंडल कमीशन का गठन किया गया था 1979 में। ठीक है, इनकी रिकमेंडेशन मानी गई थी और फिर ये सब प्रोविज़न बनाई गई थी। तो देखिए, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ ओबीसी लिस्ट में शामिल होंगी ये कौन डिसाइड करेगा। 1993 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट बनाया गया था। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत एक एनसीबीसी बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये जो कमीशन है यही डिसाइड करती है कि किस किस कम्युनिटी को ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण मिलना चाहिए, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ ओबीसी की लिस्ट में शामिल होंगी। तो अगर जाट को आरक्षण चाहिए तो उन्हें इस लिस्ट में शामिल होना पड़ेगा, तभी उन्हें आरक्षण मिलेगा और वो जो आरक्षण होगा वही 27% के अंदर होगा। इन सब आर्टिकल के अलावा अभी देखा कि हमने आर्टिकल जो 15 है वो ये कहता है कि एसटीज, एससीज एंड ओबीसी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आरक्षण मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में जॉब्स में भी आरक्षण है, वो कहाँ से आया। तो देखिए, आर्टिकल 16 हमारे संविधान का जो 16वां आर्टिकल है उसने स्टेट को ये एम्पावर किया है कि वो ओबीसी के कैटेगरी के लिए पोस्ट में और अपॉइंटमेंट में आरक्षण दे सकता है। जब सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए रिजर्वेशन दिया इन लोगों को, तो इसके बाद नेताओं में होड़ लग गई, सरकारों में होड़ लग गई, वो लोग लिमिट से ऊपर आरक्षण देने लगे। तो इससे हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मतलब कि अगर 100 पोस्ट हैं, इनमें से आप 50% पोस्ट मैक्सिमम इतना रिजर्व कर सकते हैं। और जो 27% आरक्षण दिया गया है ओबीसी कम्युनिटी को, इसमें क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया गया है। मतलब वो अदर बैकवर्ड कास्ट के मेंबर जो क्रीमी लेयर में आते हैं, जो एक पर्टिकुलर इनकम से ऊपर कमाते हैं, उनको इसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये क्रीमी लेयर वाली सुविधा एसटीज और एससी में नहीं है। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, हमारे कई सारे दोस्त कॉलेज में होते हैं, वो देखते हैं, वो इस बात का विरोध करते हैं कि एसटीज, एससीज को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वो लोग कहते हैं कि हमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे आरक्षण देना चाहिए। तो देखिए, वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं, वो लोग ये देखते हैं कि कई सारे अमीर लोग जो एसटीज और एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो आरक्षण का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो लोग ये देखते हैं कि अमीर लोग इसका आरक्षण का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब उन्हें क्रोध होता है, तभी वो लोग गुस्सा होते हैं। जब वो ये देखते हैं कि अगर कोई गरीब इंसान एसटी कम्युनिटी का अगर उससे आरक्षण मिलता है, तो तब वो गुस्सा नहीं होते, उन्हें उनसे सहानुभूति होती है। जब डिसेबल्ड लोगों को आरक्षण दिया जाता है तब लोग गुस्सा नहीं होते, उनसे उनको सहानुभूति होती है। तो अब देखिए, अब कुछ लोग ये कहते थे कि अगर हम लोग एसटीज, एससीज को आरक्षण देंगे तो हम लोग मेरिट को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। जो
कम एफिशिएंट लोग हैं वो हमारे जॉब्स में आएंगे, वो हमारे कॉलेजेस हैं उसमें आएंगे। तो जो कोर्ट है उन्होंने 1995 में एक जजमेंट दिया। इसमें उन्होंने ये कहा कि आप इफ़िशियंसी के नाम पर इन बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को आरक्षण देने से इनकार नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका आप जो अपर कास्ट हैं वो इसका एडवांटेज लेंगे, और ये जो बैकवर्ड कास्ट हैं इन अपर कास्ट से कभी compete कर ही नहीं पाएंगे, और इस कारण से उनका कभी उत्थान हो ही नहीं पाएगा। फिर अभी जब जाट रिजर्वेशन हुआ, जब जाट एजिटेशन हुआ, तो अभी 2014 में सरकार थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने गद्दी छोड़ने से पहले वोट बैंक पॉलिटिक्स के अंतर्गत उन्होंने जाट को रिजर्वेशन दे दी सेंट्रल जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। भले ही ये जो पूरा केस था वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को नल एंड वाइड करार दे दिया। उन्होंने ये कहा कि जाट जो है एक बैकवर्ड कम्युनिटी नहीं है, वो एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कम्युनिटी है, वो एक डोमिनेंट कम्युनिटी है अपने प्रदेशों में, इसलिए उनको आरक्षण देना जायज़ नहीं है। उन्होंने जाट को जो आरक्षण दिया गया था उसको उन्होंने हटा दिया, उन्होंने इसको नल एंड वाइड करार दिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो जाट आंदोलन है ये शुरू कब हुआ। 1991 में गुरुनाम सिंह कमीशन रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट दी सरकार को। उन्होंने जाट को बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में इंक्लूड किया। इससे क्या हुआ, इससे जाट लोगों को ये लगा कि अब हमें आरक्षण मिलना चाहिए ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत। 2004 में जब चुनाव हुए हरियाणा में, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने मैनिफेस्टो में जाट को रिजर्वेशन देने का आश्वासन दिया था। यह आश्वासन पूरा नहीं हुआ। फिर एक कमेटी बनी 2011 में, केसी गुप्ता कमेटी। इन्होंने भी जाट को और जाट के अलावा जाट सिक्स, रोर, त्यागी एंड बिश्नोई, इन पांचों कम्युनिटीज़ को स्पेशल बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत इंक्लूड किया गया। फिर इसके बाद जो वहाँ की जो हुड्डा गवर्नमेंट थी उन्होंने 10% कोटा दिया इन्हें, मगर ये जो कोटा था वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की सरकार ने 2014 में गद्दी छोड़ने से पहले इन जाट का वोट लेने के लिए इनको आरक्षण दे दी थी। अब भाई सरकार जा ही रही है तो दे देने में क्या हर्ज है, उन्होंने इनको आरक्षण दे दिया। मगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया और उन्होंने ये एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया कि जाट एक बैकवर्ड कम्युनिटी है। इस आरक्षण को रद्द करने से हरियाणा के अलावा गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, भरतपुर, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एंड यूपी, इन सब में जाट को जो आरक्षण मिला था ये सब रद्द हो गया। इसके बाद अप्रैल 2015 में जब सरकार बन गई बीजेपी की, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटिशन फाइल की है। रिव्यू पिटिशन तब फाइल की जाती है जब सुप्रीम कोर्ट अपना कोई जजमेंट दे चुकी होती है और जो पार्टी होती है वो ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट रिकंसिडर करे, उसको रिव्यू करे। तो अभी तक इसका जो वर्डिक्ट है वो भी नहीं आया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे ज्वलंत सवाल है कि आखिर ये डोमिनेंट कम्युनिटीज़ लाइक जाट, गुज्जर, पाटीदार, ये लोग अपने रिजर्वेशन के लिए आंदोलन क्यों कर रहे हैं? इन्हें अब क्या कमी पड़ गई कि अब वो इतना आंदोलन कर रहे हैं? तो देखिए, जो जाट है वो एक एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, खेती बाड़ी उनका पेशा है। तो अभी क्या हुआ कि खेती बाड़ी में जो इनकम होता था वो कम हो गया। क्यों कम हो गया? ग्लोबल मार्केट में कम्युनिटीज़ के दाम, ग्लोबल मार्केट में कमोडिटीज़ के दाम गिर गए। अगर बाहर के देशों में चीज़ों के दाम गिर जाएंगे तो सस्ती चीज़ें हमारे यहाँ इंपोर्ट होने लगेगी, है ना। अगर सस्ती चीज़ें हमारे यहाँ इंपोर्ट होने लगेगी तो हमारे जो किसान जो चीज़ें पैदा कर रहे हैं उनके दाम उन्हें नहीं मिलेंगे। जैसे कि भी आप देख सकते हैं कि जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो अभी आलू के दाम में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई है। इस गिरावट के कारण जो पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सब के जो किसान हैं इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बंगाल की सरकार ने ये अनाउंस किया है कि वो किसानों को उनका जो आलू है, पोटैटो है, उन्हें वो खरीद लेगी और उन्हें इस प्राइस फॉल से सुरक्षा प्रदान करेगी। तो देखिए, जो खेती किसानी था वो पहले फ़ायदेमंद था, अभी इतना फ़ायदेमंद नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? देखिए, पहले हरियाणा का पॉपुलेशन कम था, वहाँ पे यूनाइटेड फैमिली थी, वहाँ पे जो फैमिली थी वो कंबाइंड थी। तो देखिए, पहले है एक पिता के हुए 2 बेटे। अब 2 बेटे क्या करेंगे कि वो लोग बंटवारा कर लेंगे। इनके जो खेत थे वो बड़े बड़े थे पहले, इनके खेत बंटवारा होने के बाद छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, पहले जो खेत था 4 एकड़ का, ये 4 एकड़ के खेत 2-2 एकड़ के हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, जब खेत बड़े होते हैं तो उन पे मशीनें चलाना, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर चलाना आसान होता है।
ठीक है। अब चूंकि खेत छोटे छोटे हो गए तो इन खेत का मैकेनाइजेशन करना काफ़ी मुश्किल हो गया और खेती किसान में जो हमें प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट कम हो गया। और क्या हुआ, हम लोग ये भी देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे देश में हमारे देश में जो बारिश है उसका पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी असमय बारिश हो जाती है। इस कारण हमारे फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब चूंकि फसल को नुकसान होगा तो हमारा जो इनकम है, हमारे जो किसान है उनका इनकम गिरेगा, है ना। अब उनका इनकम गिरेगा तो उनका घर बार कैसे चले। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो उनकी जो फैमिलीज थी उनमें डिवीजन होने लगे, इस कारण से उनके खेत बंटने लगे, उनकी जो लैंड होल्डिंग थी वो छोटी छोटी होने लगी। इन छोटे छोटे लैंड होल्डिंग पे मशीनें चलाना काफ़ी मुश्किल होने लगा और उनका जो इनकम था वो गिरने लगा। अब देखते हैं अगला रीजन। देखिए हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये सब जो इलाके हैं इनमें ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फैला था क्योंकि इनके पास इरिगेशन के काफ़ी ज़्यादा संसाधन थे। यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ चुका है कि जो पूर्वी प्रदेश हैं, यूपी, झारखंड, उड़ीसा वगैरह प्रदेश हैं, इनमें ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों नहीं फैला, क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन के संसाधन वहाँ पे अच्छे नहीं थे। जो पिछले इलाके हैं, जो हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो इलाका है, यहाँ पर इरिगेशन काफ़ी अच्छा था। इरिगेशन क्यों चाहिए होती है, इरिगेशन हमें तब चाहिए होती है जब हम खाद देते हैं। खाद देने से पहले हम लोग इरिगेशन करते हैं। ये जो पानी होती है, हम लोग जो इरिगेट करते हैं तो ये पानी खाद के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो घुला करके पौधे की जड़ तक ले जाते हैं और वो न्यूट्रिएंट पौधे को प्राप्त होता है। तो जहाँ जहाँ इरिगेशन होगा वहाँ वहाँ खाद का इस्तेमाल करना आसान होगा, वहाँ वहाँ खाद इस्तेमाल करने से ज़्यादा फायदा होगा। चूँकि पूर्वी प्रदेशों में इसकी सुविधा नहीं थी इसलिए वहाँ पे खाद का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं हो पाया, इसलिए वहाँ पे रेवोल्यूशन अच्छा नहीं हो पाया। तो चूँकि हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन ज़्यादा बढ़िया हुआ इसलिए उन्हें माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यूपी और जो बिहार उड़ीसा के लोग हैं वो लोग माइग्रेट करके दूसरे जगह जाते हैं काम करने। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में खेती किसानी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसी कारण से हमें माइग्रेट करना पड़ता है। मगर हरियाणा में ये काफ़ी डेवलप था इसलिए उन्हें माइग्रेट नहीं करना पड़ा। अगर वो लोग माइग्रेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, उन्होंने जॉब के लिए माइग्रेट नहीं की, उन्होंने एजुकेशन के लिए माइग्रेट नहीं की। अब देखिए किसी भी स्टेट में एजुकेशन के जो संसाधन होते हैं थोड़े लिमिटेड होते हैं, तो इस कारण से उनका जो एजुकेशन था वो लिमिटेड रहा, उन्हें गवर्नमेंट जॉब में उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। और अब चूंकि प्राइवेट जॉब वाले मेरिट की डिमांड करते हैं इसलिए अब वो आरक्षण का डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि आरक्षण केवल गवर्नमेंट जॉब में ही है। ये तो था सोशियो इकोनॉमिक रीज़न। अब देखते हैं पॉलिटिकल रीज़न। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, काफ़ी सारी पार्टीज़, हर पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, जिसका भी आप नाम लें, वो लोग इनके नाम पे खेलकर वोट हासिल करना चाहते हैं। इन्होंने कई बार इनको वायदे किए कि हम आपको आरक्षण देंगे, तब फिर भी वो लोग आरक्षण नहीं दे पाए। तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है। जब भी हम लोग हरियाणा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आती है, बहुत ही ख़राब सेक्स रेशियो। ऐसा क्यों है? अगर आपको एक लाइन में जवाब दिया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि पैट्रियार्की इज़ द रीज़न बिहाइंड अस्क्यूड सेक्स रेशियो इन हरियाणा एंड नियर बाई एरियाज़। तो देखिए हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि आखिर हरियाणा में इतनी पैट्रियार्की क्यों है, वहाँ पे सेक्स रेशियो इतना बुरा क्यों है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो जाट कम्युनिटीज़ हैं वो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हैं। जाट के अलावा और जो भी कम्युनिटीज़ हैं वो भी खेती बाड़ी में ही इन्वॉल्व हैं। अब देखिए चूँकि पहले खेती बाड़ी में मेल्स की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती थी, पावर की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती थी। उस समय एग्रीकल्चर का फेमिनाइजेशन नहीं हुआ था, इसीलिए उस सोसाइटी में मेल जो है वो डोमिनेंट बन गए और उनका पावर बढ़ा उनकी फैमिली में। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी परिवार में जो कमाता है उन्हीं का पावर होता है। अगर मेल काम करेंगे तो उनका पावर होगा, अगर फीमेल काम करेंगे तो उनका काम होगा। चूँकि उस समय उस सोसाइटी में फीमेल ज़्यादा काम नहीं करती थी इसलिए वो सप्रेस हो गई। ये तो था पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि जो हरियाणा है वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी अच्छा हुआ था, इसलिए उन्हें दूसरे जगह पे माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखिए बिहार में लोग माइग्रेट करके अलग अलग स्टेट में जाते हैं काम करने। अगर मेल माइग्रेट करते हैं तो जो फीमेल होती हैं वो घर में होती हैं, उनका जो घर में काम होता है वो एक्सपैंड कर जाता है। अगर उस परिवार की खेती किसानी हो तो वो उसमें भी इन्वॉल्व करती हैं, महिलाएं खेतों को संभालती हैं। इस कारण से बिहार में वुमेन को, बिहार में ही क्या जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर भी वुमेन को काफ़ी ज़्यादा एम्पावरमेंट मिला है, उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है सोसाइटी में हरियाणा के बजाय।
जब मेल बाहर जाते हैं तो वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको काफ़ी ज़्यादा स्कोप मिलता है अपना काम करने का, उनको फ्रीडम होती है अपनी चीज़ें करने की। इसके अलावा ये तो था दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न ये है कि जो जाट सोसाइटी है वो काफ़ी सोशली रिग्रेसिव है। देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे कोई सोसाइटी इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करती है, जैसे जैसे सोसाइटी अमीर होती जाती है, वैसे वैसे उनका सोशल प्रॉस्पेरिटी भी होती है, मतलब वो लोग सोशली एडवांस भी होते हैं। मगर जाट में ऐसा नहीं देखा गया। वो लोग अमीर तो होते गए मगर उन्होंने वही सब नियम कानून बनाए रखा, उन्होंने वही सब सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए रखा। इसीलिए वो लोग काफ़ी कंजर्वेटिव माने जाते हैं, वो लोग काफ़ी ट्रेडिशनल माने जाते हैं और इसीलिए वो लोग काफ़ी पैट्रियार्कल हैं। तो ये 3 कारण थे कि हरियाणा और अदर इलाके में पैट्रियार्की इतनी क्यों पाई जाती है। ये सब सारे पॉइंट आपको आईएएस मेंस के जीएस 1 का जो पोर्शन है सोशोलॉजी का उसमें आपको काम आएगा। इसके अलावा और जो स्टेट पीएससीज होते हैं उनमें आपको भी ये पॉइंट काम आ सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया कि जाट कौन है, वो लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड कब बिगिन हुई, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है, जाट लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं, उनका सोशल रीज़न क्या है, इकोनॉमिक रीज़न, पॉलिटिकल रीज़न क्या है। फिर हमने देखा कि हरियाणा और अदर इलाकों में पैट्रियार्की क्यों है, रिजर्वेशन क्यों देते हैं हम लोग, उसका संविधान में कौन कौन से प्रोविजन है। अब हम लोग देखेंगे कि रिजर्वेशन चल तो रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है, क्या हमें इस पॉलिसी को रीएग्जामिन करने की ज़रूरत है। तो जवाब है हाँ, हमें ज़रूरत है। इतने सालों से चल रहा है, काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ अपलिफ्ट हो चुके हैं, काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ जो हैं आरक्षण का फ़ायदा उठा करके उनका काफ़ी ज़्यादा उत्थान हो चुका है। तो हमें चाहिए क्या, हम लोग एक रिव्यू करें इस लिस्ट का। हमने अभी मैंने बताया कि नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस ये एक लिस्ट बनाती है, इसमें उन कम्युनिटीज़ के नाम होते हैं जिन्हें ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण मिलना है। तो हमें ये चाहिए, सरकार को ये चाहिए कि इस लिस्ट को रिव्यू किया जाए। 10 नहीं तो कम से कम 20 साल पर तो रिव्यू कर ही दो। इस रिव्यू के दौरान अगर ये पाया जाता है कि जो जो कम्युनिटीज़ वेल ऑफ हो चुकी हैं उनको इस लिस्ट से हटा दें, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि कम से कम कम्युनिटीज़ को आरक्षण मिलेगा। अगर देखिए पहले थी 10 कम्युनिटीज़, इनको मिल रहा था 27% आरक्षण ओबीसी के अंतर्गत। हमने 2 कम्युनिटीज़ को हटा दिया, रिव्यू करने के बाद हटा दिया, अब 8 कम्युनिटीज़ को आरक्षण मिलेंगी। तो देखिए तो इनके अंतर्गत कंपटीशन कम होगा, ठीक है। अगर कंपटीशन कम होगा इनके अंतर्गत तो जो और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, इसी 8 कम्युनिटी में भी जो ज़्यादा बैकवर्ड कम्युनिटी हैं उनको फ़ायदा होगा। हम लोग ये देख रहे हैं कि ओबीसी के अंतर्गत जो अमीर हैं, मतलब कि ओबीसी में ही जो अमीर हैं वो लोग इस आरक्षण का फ़ायदा लेते हैं। ओबीसी में जो गरीब हैं उनको तो फ़ायदा मिल ही नहीं पाता। मतलब ओबीसीज, एसटीज एंड एससी वाले अपने कम्युनिटीज़ के ही अमीर लोगों से नहीं कर पाते कंपटीशन। इसीलिए चूंकि एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज हो गई हैं, इसलिए हमें इस पॉलिसी को रीएग्जामिन करना चाहिए, इस लिस्ट को हमें रिव्यू करना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि ओबीसी में एक क्रीमी लेयर का प्रोविज़न होता है, इस प्रोविज़न को और डीप करना चाहिए। मतलब कि अभी शायद 6 लाख की लिमिटेशन है, ठीक है। मतलब कि 6 लाख से ऊपर जो कमाते हैं ये वो लोग क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे। तो हमें करना क्या है कि ये जो लिमिट है इसको कम करना चाहिए। मतलब कि हमें ये कह देना चाहिए कि 3 लाख या 4 लाख, इससे जो कम कमाएंगे उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। अगर आप 4 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। वैसे भी देखिए कि 6 लाख पर ईयर ये जो सैलरी होती है ये काफ़ी ज़्यादा सैलरी होती है, ये 50,000 पर मंथ के करीब सैलरी होती है, समझ रहे हैं। तो 50,000 एक बहुत बड़ी रकम होती है। तो हमें करना क्या है हमें इस क्रीमी लेयर वाले लिमिट को कम करना है। कई लोग ये कहते हैं कि हमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे देना चाहिए आरक्षण। इस पर कई सारे कमीशन ने विचार किया, उन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे आरक्षण देना काफ़ी मुश्किल है, इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है। चूँकि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कास्ट बेसिस पे होता आया है, इसलिए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन ही होना चाहिए। तो ये था हमारा डिटेल एनालिसिस ऑन जाट एजुटेशन फॉर रिजर्वेशन। अब हम देंगे आपको कुछ सवाल जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। सबसे पहला सवाल है, हमारे संविधान ने किस आधार पे रिजर्वेशन दिया है। पहला ऑप्शन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, दूसरा ऑप्शन सोशल बैकवर्डनेस, तीसरा ऑप्शन रिलीजियस बैकवर्डनेस, चौथा ऑप्शन ऑल। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ABCD आप बताइए। यह है पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूंसी इन हरियाणा। हरियाणा के विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 60, 70, 90, 80।
सही ऑप्शन कौन सा है बताइए। इस सवाल का जवाब मैंने अपने लेक्चर में ही दे दिया है, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। अगला सवाल देखते हैं, कौन कौन सी नदियां हरियाणा से होकर बहती है। ऑप्शंस हैं घाघर, यमुना, सतलज, मरकंड रिवर। इसमें आप ध्यान दीजिए कि एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो आपको आंसर ध्यान से देना है। इन तीनों सवालों का जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।